नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जी 2025 को टारगेट करते हुए अपन सीपीएम पार्ट देख रहे थे, जिसमें अपन पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट मेथड। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ डेवलप्ड बाय यूएस नेवी इन पार्ट इज अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको यूएस नेवी ने डेवलप किया था। ठीक है, और पर्ट क्या है, पर्ट एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है प्लानिंग करने के लिए, स्केड्यूलिंग करने के लिए और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पर्ट इज़ यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पर्ट को यूज़ किया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट टाइप प्रोजेक्ट्स के लिए। पर्ट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। पर्ट एक इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है, और जो सीपीएम था वो क्या था, एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क था। ठीक है, इट फॉलोज नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच या कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ टाइम एस्टिमेट फॉर द एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में सबसे पहले क्या आता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है जिसमें एक्टिविटी कंप्लीट हो सके। ठीक है, आइडियल कंडीशन में, आइडल ये वो शॉर्टेस्ट टाइम है जिसमें कंडीशन आइडल रहे, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो। उसके बाद जब जिस टाइम में एक्टिविटी कंप्लीट हो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इफ़ एवरीथिंग गोज परफेक्टली वेल, मतलब आइडियल कंडीशन हो, और इसको टी नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। द लॉन्गेस्ट एस्टिमेट टाइम पीरियड विथ इन विच अ टास्क इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, लॉन्गेस्ट एस्टिमेट टाइम पीरियड जिसमें टास्क कंप्लीट हो सके। ठीक है, एंड इज़ यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम था कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एंड पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, जिसमें टास्क कंप्लीट हो सके। इट डज़ नॉट इंक्लूड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड एंड फायर। ठीक है, इसमें कोई मतलब कि अर्थक्वेक के इफेक्ट्स, फ्लड के इफेक्ट्स, फायर के इफेक्ट्स के पॉसिबिलिटी इंक्लूड नहीं की जाती, और इसको पीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है मोस्ट लाइकली टाइम। इट इज़ द टाइम इन विच द एक्टिविटी इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अंडर नॉर्मल कंटीजेंसी। ये वो टाइम है जिसमें एक्टिविटी एक्सपेक्ट किया जाए कंप्लीट होने की, मतलब कि एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी इसकी एक्सपेक्टेशन रहे अगर सारी कंडीशंस नॉर्मल है। ठीक है, इट लाइज बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये टाइम जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम के बीच में लाई करता है, और इसको टीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम फॉर कंप्लीशन एक्टिविटी। प्रोबेबिलिस्टिक टाइम या कि जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम जिसको टी से डिनोट करते हैं, उसको कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस टी पी प्लस 4 TM अपॉन 6। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टी पी बाई 6। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मोस्ट लाइकली में 4 टाइम्स होगा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन द टाइम एस्टिमेट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट अनलेस प्रॉपर गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है, टाइम को एस्टिमेट करना एक डिफिकल्ट टास्क है अनलेस की एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की गई हो। ठीक है, इफ़ अ कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड द नंबर ऑफ एक्टिविटी कंप्लीटेड इन दैट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक कर्व है जो कि टाइम ऑफ कंप्लीशन और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई उस टाइम में, इसके बीच एक कर्व को अगर प्लॉट करें उसी कर्व को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फ्रीक्वेंसी या कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और टाइम के बीच एक कर्व प्लॉट किया गया। ठीक है, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सबसे पहले मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफाइंड बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय वेरियस जॉब्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। मीन है जो सिंपल मीन होता है कि एल्जेब्रिक सम लेंगे टाइम ड्यूरेशन का और नंबर ऑफ जॉब्स कितने उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मीन। ठीक है, सम ऑफ टाइम अपॉन नंबर ऑफ जॉब्स। सम ऑफ टाइम क्या हो, T1 प्लस T2 प्लस Tn। ठीक है, फिर डेविएशन कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस टाइम माइनस मीन टाइम। ठीक है, टी मतलब टाइम अंडर कंसिडरेशन, डेल्टा है डेविएशन ऑफ एनी टाइम टी फ्रॉम द मीन। ठीक है, वेरिएंस क्या क्या होगा, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस निकालेंगे डेविएशन स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो डेविएशन स्क्वायर क्या होगा, एक सेकंड इधर ही लिख देते हैं, डेविएशन स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस टी एम का होल स्क्वायर बाई
एन, ठीक है, क्योंकि डेविएशन होता है टी माइनस टी एम, जिसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएंस को, ठीक है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। तो सिग्मा टी माइनस टी एम का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ओके, फिर बात आती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टी पी माइनस टी नॉट बाई 6, टी पी माइनस टी नॉट बाई 6, ठीक है। फिर वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, मतलब टी पी माइनस टी नॉट बाई 6 का होल स्क्वायर, टी पी माइनस टी नॉट बाई 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वेरिएंस। प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं शेड्यूल कंप्लीशन टाइम माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम अपॉन सिग्मा, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर के कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी दी गई है। अगर प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर 0 आता है तो प्रोबेबिलिटी होगी 50%, प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर प्लस माइनस 1 आता है तो प्रोबेबिलिटी होगी 84.13%, प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर अगर प्लस माइनस 2 आता है तो प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर अगर प्लस माइनस 2 आता है तो प्रोबेबिलिटी होगी 97.72, प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर अगर प्लस माइनस 3 आता है तो प्रोबेबिलिटी होगी 99.87, ठीक है। अब कुछ डिफरेंस देखते हैं सीपीएम और पर्ट के बीच में। डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पर्ट। सबसे पहले सीपीएम, इट इज़ यूज टू मैनेज ओनली सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सीपीएम का सिर्फ यूज़ किया जाता है कुछ ही एक्टिविटीज़, किसी भी प्रोजेक्ट के कुछ ही एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और पर्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूज टू मैनेज अनसर्टेन टाइम नॉट एक्टिविटीज़ ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। पर्ट का यूज़ किया जाता है अनसर्टेन टाइम को मैनेज करने के लिए, ना कि किसी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट के अनसर्टेन टाइम को मैनेज करने के लिए पर्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पर्ट सीपीएम जो है एक एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है और पर्ट जो है इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है, ठीक है। जो सीपीएम वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है और पर्ट क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये डिफरेंस ध्यान रखना है, डिफरेंस डायरेक्ट आता है। सीपीएम क्या है, इट इज़ सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, सीपीएम सुटेबल है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। और पर्ट इट इज़ सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये अपन ने सारी चीज़ें पहले भी देख चुके हैं अपन। इट यूजेज एक्टिविटीज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। सीपीएम जो है एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें। और जो पर्ट होता है, इट डज़ नॉट यूज़ एनी डमी एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब सीपीएम जो है, सीपीएम में डमी एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कुछ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि एक लॉजिक बना रहे। और जो पार्ट है उसमें कोई डमी एक्टिविटीज़ का यूज़ नहीं होता, ठीक है। सीपीएम जो है वो किस पे फोकस करता है, कास्ट ऑप्टिमाइजेशन में फोकस करता है। और जो पार्ट है वो टाइम कंट्रोल पे फोकस करता है, ठीक है। सीपीएम जो है वन टाइम एस्टिमेट है और जो पार्ट है वो 3 टाइम एस्टिमेट है। पार्ट 3 टाइम एस्टिमेट है और सीपीएम 1 टाइम एस्टिमेट है। जो सीपीएम वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है और जो पार्ट है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी सबसे इंपॉर्टेंट कि कर्व फॉलो कौन सा करता है। सीपीएम जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है सीपीएम, ठीक है। और पार्ट जो है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है पार्ट, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी। फिर क्या है, स्लैक इन अ पार्ट नेटवर्क रिफर्स टू इवेंट। पर्ट नेटवर्क में जो स्लैक है वो क्या रिफर करता है, इवेंट। इन पर्ट इंटायर प्रोजेक्ट इज अज्यूम टू फॉलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पर्ट में जो पूरा प्रोजेक्ट है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, तो ध्यान रखना। इन पर्ट इंटायर प्रोजेक्ट इज अज्यूम टू फॉलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो ये सीपीएम पर्ट ध्यान रखना है। इन पर्ट इंटायर प्रोजेक्ट इज फॉलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करेगा पार्ट में, ठीक है। ये ध्यान रखना है जब इंटायर प्रोजेक्ट की बात आए। फिर आता है कॉस्ट टाइम बैलेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉस्ट और टाइम बैलेंस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन एंड अनडिनाइबल कंपोनेंट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट मैनेजमेंट एक मेन और अनडिनाइबल कंपोनेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का, ठीक है। विच कम्स मोर इंपॉर्टेंट इन कॉस्टली एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सच एज मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो कि जो मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कॉस्ट टाइम बैलेंसिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू इज द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। कॉस्ट टाइम बैलेंसिंग मतलब कॉस्ट बैलेंस और टाइम बैलेंस एक इंपॉर्टेंट इशू आता है,
ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जिसमें मतलब कि जिसमें वेरिटी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और ट्रांजैक्शन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, वो डिपेंड रहता है। ठीक है, तो कॉस्ट टाइम बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट इशू है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कॉस्ट टाइम बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट इशू है। इसमें वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन डिपेंड रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन टाइम फॉर एनी एक्टिविटी टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। किसी भी एक्टिविटी के लिए दो तरह के कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द कॉस्ट और एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी कंप्यूटेड इंडिविजुअली फॉर एन एक्टिविटी। ये कॉस्ट या कि एक्सपेंसेस है जो कि इंडिविजुअली किसी एक्टिविटी के लिए कंप्यूट नहीं किया जा सकते, बट कैन बी फाउंडेड फॉर इंटायर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कॉस्ट या कि एक्सपेंसेस हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअली किसी भी एक्टिविटी के लिए कंप्यूट नहीं किए जा सकते, बट इंटायर प्रोजेक्ट के लिए अपन इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है? जैसे कि इंस्पेक्शन स्टाफ का क्या कॉस्ट रहेगा, वर्कशॉप का क्या कॉस्ट है, स्टाफ वर्कशॉप इस्टेब्लिशमेंट में स्टोरेज शेड में क्या कॉस्ट आया, ये सब सारे चार्ज इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, इसका टोटल प्रोजेक्ट का इसका निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट कॉस्ट। इट इज़ दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली चार्जेबल एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई एक्टिविटीज़। वो कॉस्ट हैं, वो एक्सपेंसेस हैं जिसको अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्टिविटीज़ की मदद से। ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मशीनरी, लेबर्स का कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, मशीनरी का कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डायरेक्ट कॉस्ट घटता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना है, और ये याद रखना है कि डायरेक्ट कॉस्ट टाइम के साथ घटता है। डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीजेस विथ टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल टाइम की। इट इज़ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्ट विदाउट एनी डिले इन एनी एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, नॉर्मल टाइम वो टाइम है जो कि प्रोजेक्ट में लगेगा बिना किसी डिले के। ठीक है, नॉर्मल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट डज नॉट कंटेनिंग क्रैशिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। नॉर्मल टाइम में जो नॉर्मल टाइम होता है उसमें कोई भी क्रैशिंग नहीं करेंगे, तब कितना नॉर्मल टाइम, कल तब कितना टाइम, बिना बिना प्रोजेक्ट में क्रैशिंग किए कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट में, उसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम। फिर आता है नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या है? इट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम, अगर अपन नॉर्मल टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं बिना क्रैशिंग किए हुए, तब कितना कॉस्ट लगेगा, वही होता है नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, फिर आता है क्रैश कॉस्ट। क्रैश कॉस्ट क्या होता है? क्रैश कॉस्ट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद क्रैश टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। अगर अपन प्रोजेक्ट में क्रैशिंग कर देते हैं तो क्रैश टाइम में मतलब क्रैश करने के बाद जिस टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसको बोलेंगे क्रैश टाइम, और उस टाइम के अनुसार जितना कॉस्ट लगेगा उसको बोलेंगे क्रैश कॉस्ट। ठीक है, क्रैश टाइम ने अपन देख लिया कि क्रैश टाइम इज द मिनिमम टाइम बाय विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय असाइनिंग एक्स्ट्रा रिसोर्स। एक्स्ट्रा रिसोर्स असाइन करके, क्रैश करके, मतलब टाइम को घटा के, कि जहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा दिया जा रहा हो वहाँ से टाइम घटा के, एक्स्ट्रा रिसोर्स प्रोवाइड करके, तो अगर अपन टाइम को कम करते हैं तो वही होता है क्रैश टाइम, और उसी टाइम पे जितना कॉस्ट लगा उस टाइम के अनुसार उसको बोलते हैं क्रैश कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट लो क्या होता है? कॉस्ट लो का फॉर्मूला है क्रैश कॉस्ट, एक सेकेंड, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, तो कॉस्ट अपॉन टाइम होता है कॉस्ट स्लोप, क्रैश माइनस नॉर्मल, नॉर्मल माइनस क्रैश। ठीक है, तो कॉस्ट अपॉन टाइम, कॉस्ट अपॉन टाइम का रेशियो होता है कॉस्ट स्लोप, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, यह है ग्राफ। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे क्रैश पॉइंट, ऐसा ग्राफ बनता है। यह लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, दिस इज कॉस्ट कर्व। ये क्रैश पॉइंट है, ये नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, तो ये वो टाइम है जितना नॉर्मली कंप्लीट होगा, यहाँ पे ये टाइम है जितना अपन क्रैश करते करते टाइम को ले आए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम से अगर करेंगे तो अपने को टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कॉस्ट कम लगेगा, नॉर्मल कॉस्ट लगेगी। अगर क्रैश टाइम मतलब अपन टाइम कम करेंगे तो अपनी कॉस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, अपनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला कर्व क्या है? कॉस्ट कर्व है। फिर आते हैं ऑप्टिमम कॉस्ट। ऑप्टिमम कॉस्ट क्या है? ऑप्टिमम कॉस्ट इज डिफाइंड एज दैट कॉस्ट विच इज लोअर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट एट ऑप्टिमम लोअर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, ऑप्टिमम कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट से कम हो। ऑप्टिमम मतलब कि एक पर्टिकुलर एक अच्छे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब एक बेनिफिशियल एक इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे जो एक कॉस्ट है जो कि नॉर्मल कॉस्ट से कम है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कॉस्ट एट ऑप्टिमम ड्यूरेशन। ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या है? ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज द टाइम करस्पॉन्डिंग टू
मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर अ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वो टाइम है किस किस कॉस्ट के मतलब ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन उस पर्टिकुलर मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग वो टाइम है जो मिनिमम लगेगा किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। मान मान लीजिए जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है, उसमें मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा, जितना एक कॉस्ट डिसाइड होगा कि मिनिमम इतना कॉस्ट लगना ही है, उस कॉस्ट के बेसिस पे जितना टाइम लगेगा, जितना ड्यूरेशन लगेगा प्रोजेक्ट में, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम ड्यूरेशन, ठीक है। क्रैशिंग क्या है? क्रैशिंग है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अलॉन्ग द क्रिटिकल पार्ट टू ऑब्टेन मिनिमम कॉस्ट इज टर्म्ड एज क्रैशिंग, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में मतलब जो किसी प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन है उसमें रिडक्शन करें अगर क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में अगर अपन ड्यूरेशन को घटाएं क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग ताकि अपने को मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्रैशिंग। उस प्रोसेस को, जो क्रैश कॉस्ट होता है, क्रैश कॉस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रैश टाइम के, ठीक है। तो मतलब अगर क्रैश टाइम ज़्यादा हुआ तो क्रैश कॉस्ट कम होगी, और क्रैश कॉस्ट ज़्यादा हुआ तो क्रैश टाइम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रैश कॉस्ट क्रैश टाइम के, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है सीपीएम पार्ट का। अब सेकंड चैप्टर में अपन बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, सो थैंक यू सो मच।